पे मैं भी चुप था, मेरी बारी अब आई, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। ये शेर जब मैं नवाज देवबंदी साहब का पढ़ता हूँ तो मुझे त्याग की प्रतिमूर्ति स्वर्गीय श्री कुलवंत कुमार गुप्ता जी की याद आती है। बढ़िया। हमने वहाँ होली खेली और बहुत दबंगई से खेली। और हम लोग को मतलब ऐसा था कि उस टाइम पे जो साथ रिश्तों का जो माहौल है कि बाहर हजारों स्टेन गन लेके पुलिस वाले खड़े रहते हैं और ऐसा लगता है कि अंदर पता नहीं कौन रहता है। उस टाइम पे तो दरवाजे खोले रहते थे और हमारे पिताजी की ऐसी दोस्ती थी, या मतलब वो तो गुरु मानते थे, पर एक मतलब एक लेवल पे दोस्ती भी थी, ऐसी थी चंद्रशेखर जी के साथ कि हम लोगों को वहाँ पर कभी आने जाने में कभी ऐसा नहीं हुआ, अपने घर की तरह जाते थे हम लोग। बिल्कुल। तो हम लोग गए, होली खेली, वापस आए। तो वापस आते हुए भी ये हुआ कि आलम अंकल ने कहा कि हम लोग जो है ऑटो लेंगे, थोड़ा आगे से लेंगे। करते करते हमारे पास में पांडे पान भंडार है, वहाँ पहुँच गए और आलम अंकल कहते हैं हम पान खाएंगे। उन्होंने पान खाया, हमने भी जिद करी तो हमें करते थे तंबाकू का पान दे दिया गया। हमने कोई तंबाकू खाया नहीं था, तो हमारे साथ जो हमारे अंदर गुजरा और हमने जो हमें मतलब लगा कि तंबाकू के पान से क्या हो सकता है वो सब हमारे साथ हुआ। और वो मेरा एक शेर है, या पता नहीं उसको क्या बोलेंगे, कि वो भी अंधा है मैं भी अंधा हूँ, वो भी अंधा है मैं भी अंधा हूँ, फर्क सिर्फ इतना है कि वो तस्वीर नहीं देख सकता, चित्र नहीं देख सकता, वो चित्र नहीं देख सकता और मैं चरित्र नहीं देख सकता। हाँ। याद दिलाने के लिए धन्यवाद। मेरी भूलने की बहुत आदत है। वो खेलता था, सीखता था, घर के डाइनिंग टेबल पे टेबल टेनिस खेलता था, और बाद में जो है 6 महीने में, जैसे 8-10 महीने में उसको टेबल टेनिस में तैयार करके भेजा गया और वो सिल्वर मेडल लेके आया। क्योंकि वो शख्स तब अपनी आवाज बाबुलंद कर रहे थे जब दौरे इमरजेंसी था, जब कोई किसी के लिए एक लफ्ज नहीं बोलता था, तब ये और इनके साथ कुछ लोग थे जो आवाज बुलंद करके ये कहते थे कि तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, अजब तो ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। तो आज श्री कुलवंत कुमार गुप्ता जी की धरोहर है मेरे साथ, मेरे बगल ही वो शख्स है। तो आज क्रेडिबल टॉक्स की प्रस्तुति बतकही के दूसरे पॉडकास्ट में मेरे साथ जीवेश गुप्ता जी हैं और मेरा नाम राजीव है। हम स्वागत करते हैं जीवेश गुप्ता जी का। शुक्रिया राजीव, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो भैया मैंने अंकल का जिक्र किया और मैं अंकल से एक ही बार मिला हूं, और मुझे लगता है कि आज भी उनका ऑरा घूमता रहता है। जावेद नकवी साहब के साथ थे, हम मिले थे, ड्रम सर्कल लिया था मैं, मुझे याद है ना, मैं और मुराद थे, मुझे याद है। और तब आप जो है ठीक ठाक जवान हो चुके थे और मैं बच्चा था। बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल, मैं बिल्कुल। किशोर अवस्था में पहुंच गया। मुझे लगता है तुम लोग शायद 7वीं-8वीं में रहे होगे। नहीं, 9th में थे। 9th में थे। हाँ, 9th में थे। अगले दिन हमारी परफॉर्मेंस हो रही थी उदित जी के साथ। हाँ। तो आपने कहा थोड़ी देर चलते हैं, फिर तुम लोग प्रैक्टिस कर लेना। हाँ, तो मतलब मुझे तो पता है, मैंने तो देखा है, बहुत करीब से देखा है सब, है ना, लेकिन मैं फिर भी अपने व्यूअर्स के लिए और उन लोगों के लिए जो परेशान हो जाते हैं जरा सी बात पे ना, तो मैं ये चाहता हूँ कि ये पता चले लोगों को कि आपकी परवरिश किस माहौल में, किन हालात में हुई, और अंकल का कितना योगदान रहा। आंटी के योगदान पे भी आएंगे, मगर अंकल का कितना योगदान रहा, और दादा दादी के बारे में भी जरूर बताना। मेरी पैदाइश से पहले पापा इमरजेंसी में जेल में रहे और इंदिरा गांधी के मुद्दों के खिलाफ लड़ते रहे। पापा बचपन से ही कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के भी पॉलिटिक्स में रहे और फिर चंद्रशेखर जी के साथ लग गए। उस टाइम में यंग टर्क्स होते थे, चंद्रशेखर जी होते थे, मोहन धारिया थे। हाँ। तो उन लोगों के साथ पापा ने राजनीति सीखी, बड़े हुए, जेल गए, जेल में रहे, इलेक्शन जीते, हौसला से ही जीते। तो मेरी पैदाइश जो है सबसे निकल के यही घर में हुई। मैं उस वाले घर गया हूँ शायद।
B6 ना? बिल्कुल बिल्कुल हाँ वही बिल्कुल गए हो अड्डा होता है। बिल्कुल गए हो आप, और काफी बार आए हो। अरे अड्डा था वो हमारा। हाँ, तो वो जो घर था, उस घर में हम लोग, मतलब मैं पैदा हुआ, और उससे पहले दादाजी सरकारी नौकरी करते थे, तो पिताजी जो है लक्ष्मी नगर वाले घर में रहते थे। तो लक्ष्मी नगर पापा की कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं आता था, कॉन्स्टिट्यूंसी हौसखास थी। तो हमायपुर गांव के चौधरी स्वरूप सिंह थे, जो पापा के काफी नजदीकी हुए। तो उन्होंने कहा कि आप आके घर में रहिए। तो वो घर नहीं था, एक तबेला था, बगल में कुआं था, सामने बगीची थी। हाँ हाँ हाँ। बगीची से पौधे बेचे जाते थे, और बहुत बहुत हरी भरी बगीची थी। तो घर में रहने का हमें 40 साल सौभाग्य प्राप्त हुआ। पापा के जाने के बाद भी हम घर में रहते रहे। तो उस घर में मेरी पैदाइश हुई। घर में एक बाथरूम था। पहले तो ऐसा था कि एक ही बाथरूम और नहाने का भी उसमें नहीं था। बाद में वो 2 हो गए, फिर पिताजी ने घर में कुछ कंस्ट्रक्शन करके एक और बनवाया। पर जब मैं छोटा था तब वो एक ही था, और सुबह जो है 5-6 लोग तो होते ही थे घर के। हाँ। दादी होती थी, पापा मम्मी थी, भाई था, मैं था, कोई ना कोई रिश्तेदारों का भी तांता लगा रहता था, तो रिश्तेदार कोई ना कोई होते थे। और साथ में पापा के दोस्त महीनों रहते थे, बिहार से आते थे, यूपी से आते थे। सब जो है आपस में जो है एक समझना एक दूसरे को, और धैर्य, जो हमने धैर्य सीखा कि जो पेशेंस है वो क्या चीज होती है, वो उस समय में सीखा। दोस्तों की बात की आपने, और मेरे चेहरे पे मुस्कान आ गई। मैं अंकल के एक मित्र हुए, कमरे आलम अंकल, उनकी कहानी सुनी हमने। तो साहब, क्योंकि आपको देखने वालों को इतना तो पता चल ही गया होगा कि जो चंद्रशेखर जी के साथ अच्छे रिश्ते थे, ये बात मुझे पता है, मगर मेरे व्यूअर्स को बताना जरूरी था। तो भूमिका ये बांध रहा हूं मैं कि कमरे आलम अंकल की, पहले मुझे ना वो अंकल बहुत फैसिनेट करते हैं। एक तो क्योंकि क्या है कि शायद आपको याद होगा, जब आंटी की रिटायरमेंट की पार्टी हम लोग कर रहे थे, मैंने भी शायद उसमें गाना गाया था। तो हम जब हाँ है ना, हम सोच रहे थे, आप बोल रहे थे यार कमरे आलम अंकल को बुलाना है, पर उनका नंबर नहीं मिल पाया था। तो मुझे पहले तो एक बार उनकी थोड़ी शख्सियत बताएं। और मैं दर्शकों से इसलिए ये कह रहा हूँ कि यार हम लोग जो परेशान हो जाते हैं, कुछ हो जाता है, तो वो आदमी किस नवैयत के थे, और मुझे वो होली वाली कहानी भी बताएं और दर्शकों को। हाँ, उनकी शख्सियत। तो हाँ, कमरे आलम अंकल बिहार से आते हैं। हाँ, और आलम अंकल, मुझे नहीं याद, शायद पिताजी को जब से हम मतलब बड़े हुए, हाँ, हमने उनको घर पे आते आते देखा। हाँ, हाँ, और पिताजी के साथ ही राजनीति करते थे। बिल्कुल। और कमरे आलम का ऐसा था कि जिनको गुरु मान लिया, उनकी किसी भी बात को सच साबित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। तो एक बार चंद्रशेखर जी की कोई रैली थी, तो वो शायद मतलब कमरे आलम अंकल ऐसा कहते थे कि वो 26 तारीख को रैली होनी थी, 26 जनवरी को। तो सरकार ने जो है 26 जनवरी 27 की कर दी है, क्योंकि 26 तारीख को अध्यक्ष जी की रैली है। अध्यक्ष जी कहते थे, कहते 26 जनवरी 27 की होगी, क्योंकि 26 जनवरी को अध्यक्ष जी की रैली है। हाँ, अरे अध्यक्ष जी का बड़ा अब तो खैर बहुत लोग अध्यक्ष जी बन जाते हैं, लेकिन मैं बताऊं कि नेताजी अगर कहा गया तो मुलायम सिंह ही है, अध्यक्ष जी कहा गया तो वो चंद्रशेखर जी है। जी हाँ, कैरी ऑन। तो मतलब मैं इस पे आपको एक बात बता दूं पर कि मुलायम सिंह यादव भी चंद्रशेखर जी के ही चेले थे। हाँ, वो तो हमने पढ़ा है, मुलायम सिंह यादव। पर मुलायम सिंह यादव भी अपने आप में बहुत बड़ी शख्सियत हुए। बिल्कुल यूपी की राजनीति में और उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। मैं बताऊं आपको कि चौधरी चरण सिंह अपना उत्तराधिकार जो है वो मुलायम सिंह को ही देना चाहते थे, लेकिन खैर वो तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। मतलब हमने जितना राजनीति में पढ़ा है, एक राजनीति का छात्र होने की के नाते जो है मैं ये बता रहा हूँ कि चंद्रशेखर जी और ये लोग जो है इनकी मैंने एक चंद्रशेखर जी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी, और उसमें वो मुलायम सिंह का भी साथ देते नजर आए, और बहुत सारी चीजें हैं, उस पर कभी और बात करेंगे। तो खैर हम आते हैं उस टॉपिक पे जो होली में गुजरी थी आप लोगों के साथ। तो ऐसा हुआ कि पिताजी ने कहा कि तुम लोग जाओ होली खेल के आओ। प्राइम मिनिस्टर हाउस में 7 रेतपुर पे होली हो रही है। पिताजी खुद तो गए नहीं, तो आलम अंकल की ड्यूटी लगाई गई।
हाँ कि दोनों भाइयों को लेके जाओ। होली खेल के आएंगे। तो आला अंकल घर से लेके निकले, कहते ऑटो थोड़ा दूर से ले लेंगे। हाँ, और करते करते पैदल चलाते चलाते हमें सबसे एंक्लेव से 7 रेस कोर्स ले गए। बहुत बढ़िया। हमने वहाँ होली खेली और बहुत दबंगई से खेली। और हम लोग को मतलब ऐसा था कि उस टाइम पे जो 7 रेस कोर्स का अब जो माहौल है कि बाहर हजारों स्टेन गन लेके पुलिस वाले खड़े रहते हैं और ऐसा लगता है कि अंदर पता नहीं कौन रहता है। उस टाइम पे वो दरवाजे खुले रहते थे और हमारे पिताजी की ऐसी दोस्ती थी, या मतलब वो तो गुरु मानते थे, पर एक मतलब एक लेवल पे दोस्ती भी थी, ऐसी थी चंद्रशेखर जी के साथ कि हम लोगों को वहाँ पर कभी आने जाने में कभी ऐसा नहीं हुआ, अपने घर की तरह जाते थे हम लोग। बिल्कुल। तो हम लोग गए, होली खेली, वापस आए। तो वापस आते हुए भी ये हुआ कि आलम अंकल ने कहा कि हम लोग जो है ऑटो लेंगे, थोड़ा आगे से लेंगे। करते करते हमारे पास में पांडे पान भंडार है, वहाँ पहुँच गए और आलम अंकल कहते हैं हम पान खाएंगे। उन्होंने पान खाया, हमने भी जिद करी, तो हमें गलती से तंबाकू का पान दे दिया गया। हमने कोई तंबाकू खाया नहीं था, तो हमारे साथ जो हमारे अंदर गुजरा और हमने जो हमें मतलब लगा कि तंबाकू के पान से क्या हो सकता है वो सब हमारे साथ हुआ। और फिर हम लोग जो है घर पहुंचे और मुझे याद नहीं चला तो पिताजी ने आलम अंकल को डांटा भी हो, हमेशा बता दिया हो कि पान खिला दिया और हम लोग होली खेल के आ गए। तो आलम अंकल ऐसी शख्सियत थे कि मतलब उनसे हमने कभी ना नहीं सुनी। हम जब बचपन में उन्होंने हमें कंधे पे भी घुमाया, हमें जहाँ कहा जाता था वहाँ लेके भी गए और हम लोगों के साथ मतलब दोस्त भी थे, पिताजी के भी दोस्त थे और हमारे भी दोस्त थे। तो कोई कोई इंसान होता है जो पिताजी का भी दोस्त होता है, उनके बच्चों का भी दोस्त होता है। तो चाचा, जो चाचा है ना, चाचा रिश्ता ही ऐसा होता है कि अपने भाई का तो मित्र है ही, मगर अपने भाई के बच्चों का उससे ज्यादा मित्र होगा, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो जो संस्कार है, जो साझी विरासत है, और जो मैं कमरे आलम अंकल के बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ ताकि लोगों को ये मालूम चले कि भाई साहब, देयर इज समथिंग इन दिस इंडिया कॉल्ड गंगा जमुनी तहजीब, वो आज भी है। तो इसलिए मैं ये पूरा बता रहा था कि तो ये है कि क्योंकि एक चाचा ही होता है जो अपने भतीजों को ठीक आंक सकता है। चाचा और मामा ये रिश्ते बड़े प्यारे रिश्ते होते हैं, बहुत प्यारे, बहुत बहुत प्यारे रिश्ते होते हैं। उनके लिए उनका भतीजा या उनका भांजा इस ब्रह्मांड का सबसे होनहार बालक है भाई। ऐसा ही था। हाँ हाँ, तो वही है। अच्छा, अब जो है पान वान तो आप लोगों ने खा लिया। एक उम्र ऐसी थी जब आप लोग स्कूल बंक नहीं किया करते थे, बल्कि स्कूल छोड़ ही दिया करते थे, क्योंकि पिताजी को चुनाव जितवाना है। वो क्या होता था, मतलब कोशी मैम थी या सारा मैम थी उस टाइम पे? सेंट मेरीज, हाँ कोशी मैम थी, स्कूल की प्रिंसिपल, और सारा मैम की बेटी। और नारा होता था, चल पड़ी है चक्र की आंधी, उड़ रही है धूल, ना रहेगा हाथ ना रहेगा फूल फूल। हाँ, तो ये नारा होता था और हम लोग ये नारा लगाते थे और 24 घंटे लगाते थे। और उस टाइम पे तो घर में लई बनती थी और पोस्टर चिपकता था। तो कमरे आलम अंकल के साथ और पापा के और बहुत दोस्तों के साथ सारे रिश्तेदार घर पे पर्चियां बनाते थे, पर्चियां घर में जाती थी। उस टाइम पे पर्ची प्रिंट भी नहीं होती थी, तो पर्चियां घर पे बनना, लई से पोस्टर लगाना, वो टूटा हुआ सा माइक सिस्टम लेके ऑटो में जाना, अनाउंसमेंट करना, भोपू बोलते थे जिसे। और फिर क्या होता था, हाथ वाला भोपू होता था, उसे लेकर जो है सड़क पे घूमते थे। पापा की जैसे चुनाव रैली होती थी या कहीं पद यात्रा होती थी किसी एरिया में, तो वहाँ साथ चलते थे, बोलते हुए चलते थे माइक में। पापा लड़े थे जनता दल यूनाइटेड से। शरद यादव की थी तब, या जॉर्ज फर्नांडिस? शरद यादव थे, जॉर्ज फर्नांडिस भी थे, रामविलास पासवान भी थे। अच्छा। तो हम लोग गौतम नगर में भी प्रचार करते थे, सब जब प्रचार करते तो उससे होता क्या था कि जब मैं स्कूल के बाहर से निकलता था तो काफी सारे बच्चे खिड़की बाहर खड़े हो जाते थे कि जीवेश जा रहा है, जीवेश बोल रहा होगा, जीवेश की पिटाई लड़ रहे हैं। जब मैं स्कूल जाता था छुट्टियों के बाद तो मैं छुट्टी मार लेता था कि पापा को जिताना है। तो छुट्टी मारता था तो जब स्कूल जाता था तो टीचर कहती थी, या तो तुम राजनीति कर लो या स्कूल कर लो, स्कूल से नाम कटवा लो अपना। तो ये सब सुनने को मिलता था, पर अंदर अंदर ऐसी शक्ति थी, ऐसी आग थी अंदर कि राजनीति करेंगे, मतलब पिताजी बन जाएंगे तो पिताजी तो बन जाएंगे, हम क्या बन जाएंगे, हम भी एमएलए बन जाएंगे, पिताजी एमएलए बन जाएंगे। वही। तो वो एक जो है
छोटी उम्र में जो राजनीति को बहुत नजदीकी से देखा, वो आई थिंक आज भी जो है वो जुनून जाता नहीं है। हाँ वही है। खैर कोई बात नहीं नीतीश जी, अगर आपकी पार्टी का कोई सुन रहा हो तो हमारे पास एक कैंडिडेट है। हम जो है इनको कम से कम विधायकी चुनाव तो लड़वा ही देंगे, क्योंकि नीतीश जी आप भी बिहार से हैं, हम भी पूर्वांचल क्षेत्र से ही हैं, तो राजनीति तो हमारे खून में ही है। खैर राजनीति करते करते सेंट मेरीज से होते हुए श्री राम सेंटर का सफर, जो सॉरी श्री राम कॉलेज का जो सफर है, मैं थिएटर से हूं तो मेरे मुंह से श्री राम सेंटर निकल जाता है। तो ये है, तो ये एसआरसी का जो सफर है ना, और एसआरसी के बाद आपने एमबीए भी किया, तो आपको कब से लगा, मतलब आप ये जो है, क्योंकि आप बिल्कुल समाजवादी माहौल में पले बढ़े है ना, आपके दादा सरकारी अफसर है ना, और मैं इतना तो जानता ही हूँ कि दादी से भी आपको जो है बहुत अच्छे संस्कार मिले। आंटी को हमने बैंक जाते हुए देखा, एक बिल्कुल है ना, बिल्कुल, मुझे लगता है 2016-17 तक हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बैंक जाते हुए देखा हमने बिल्कुल पूरा। तो सारे काम करने वाले लोग, सब बिल्कुल डेडिकेटेड लोग आपके आसपास, आपने एमबीए किया, आपने भी नौकरी की है ना, बिल्कुल बिल्कुल, आप चाहते तो मुझे लगता है कि कहीं यूएस जाके बढ़िया करोड़ों का पैकेज लेते, मस्त बाल बच्चे आपके जो है बढ़िया टेडी बियर जैसे सेंट फ्रांसिस्को किसी बड़े स्कूल में, बढ़िया स्कूल में पढ़ सकते थे। मगर आपने एक तो इंडिया में रहना और एक ऐसा बिजनेस करना है ना, और उसके साथ साथ सोशल एक्टिविज्म में क्यों आए, मतलब मुझे हैरानी होती क्यों आए। तो राजीव ऐसा है कि बहुत ही छोटी उम्र में हम लोगों ने जो सेवा भाव देखा अपने घर में, हाँ। वो सेवा भाव ऐसा था कि हमारी दादी सुबह 6:45 बजे आर्य समाज मंदिर जाकर झाड़ू लगाती थी और वहाँ पे हवन करवाती थी। पिताजी सुबह ही 6 बजे सैर करने चले जाते थे, और सैर क्या होती थी, लोगों से मिलना होता था, कोई अपनी समस्या सुना रहा है सैर करते हुए साथ में, तो वो सुन के आ जाना। तो सारे दिन जो है कुछ ना कुछ लोगों, पीपल सेंट्रिक जिसे कहते हैं, पीपल सेंट्रिक डिस्कशन घर पे चलती रहती थी, और किसी ना किसी की कोई ना कोई तकलीफ के बारे में बात होती थी कि इसको कैसे कैसे निपटाया जाए, कैसे सुलझाया जाए, उसकी ये तकलीफ है, उसकी ये तकलीफ है, तकलीफ घर पे आती थी और तकलीफ का सॉल्यूशन घर के बाहर जाता था। तो वो जो एक ट्रांजैक्शन होती थी, सोशल ट्रांजैक्शन जिसे कहते हैं, और फिर ये होता था कि दादी पड़ोस में जाकर, हम लोग बच्चों में देखते थे, पड़ोसियों के बच्चों को भी पाल आती थी। फिर दादी ने नर्स का कोर्स करा हुआ था बहुत पहले, तो उनमें वो नर्सिंग का उनको आता भी था और एक भाव भी था। तो हमारे पिताजी भी 30 या 40 बार खून दे चुके थे, पिताजी के मामा भी 50-60 बार खून दे चुके थे। सब खून देने का तो ना पूछो, आपकी वजह से मुझे ब्लड डोनेशन की आदत हो गई थी। हाँ, तो मैंने भी अब आई थिंक 30 से 35 बार तो खून दे ही दिया होगा। तो ये जो पूरा जो माहौल था, इस माहौल में बड़े होने का नतीजा ये हुआ कि हम 2010 में जीएमआर एयरपोर्ट की नौकरी छोड़कर बॉम्बे चले गए। हाँ। बॉम्बे जाकर भी हम नहीं जमे, वहां पर भी हम काम करते रहे, बस साथ साथ जो है घुमकड़ी मारते रहे, बॉम्बे घूमते रहे, और जब मन आया जहाँ चले गए। तो फिर बॉम्बे से भी इस्तीफा दे के वापस आ गए। आखिर पिताजी को बोला कि भाई हम तो अब लिखाई करेंगे, लेखन करेंगे। तो पिताजी ने कहा करिए लेखन। पिताजी भी इसी सोच के थे। अच्छा, माता जी भी कभी ये नहीं कहती थी कि आपको यही करना है, हाँ, या ऐसा ही करना है। तो एक वो जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का जो नारा था, वो हमारे घर में एकदम प्रचंड था कि ये नारा जो है सत्य है, और अगर आप करना चाहते हैं तो आप बोलिए और लिखिए। तो हमने बोलना और लिखना शुरू किया, साथ साथ छोटी छोटी नौकरियां कुछ आई गई करते रहे। पहले तो हमने रिलायंस से शुरू किया था, जैसा आपने कहा कि मौका बहुत बढ़िया था, बाहर निकल जाते। फिर मैं उसके बाद 2013-14 में हमें मौका मिला, हमने मौके को पकड़ा भी,
और हम दुबई चले गए। हम्म। दुबई में भी हमने इलेक्ट्रॉनिक्स की ट्रेडिंग का काम शुरू किया, जो हम आज भी करते हैं। हाँ तो पहले दुबई से कर रहे थे, अब इंडिया से करते हैं। वही। तो लोग कहते हैं कि आप दुबई से भैया आगे आगे निकल जाते, अमेरिका चले जाते, अलास्का भी- चले जाते, साउथ अमेरिका चले जाते। हम्म। अब लोग ने सोचा कि यूरोप चला जाएगा, कहीं तो जाएगा पर वापस नहीं आएगा, क्योंकि लाखों करोड़ों लोग जो जाते हैं कोई वापस नहीं कोई आता। वापस नहीं आता। पर हम वापस आए, हमें लगा कि भाई हमारी ज़रूरत वहाँ है, हम यहाँ क्या कर रहे हैं। तो वहाँ भी बड़ा हमारे साथ जो काम कर रहे थे हमारे बड़े भाई, जिन्होंने हमें काम दिया, उनके साथ भी हम काम कर रहे हैं, तो उनको शायद बुरा लगा होगा। उनसे हम आज भी प्रभु के सामने बैठकर माफ़ी मांगते हैं। पर अंदर का जो खून था वो इतना गर्म था कि यहाँ आकर हमने सोशल एक्टिविज्म शुरू कर दिया। तो सबको लगता था कि भाई ये तो पता नहीं 7 डिजिट सैलरी 8 डिजिट सैलरी पे होगा, हाँ पर हम जो है हम 3 डिजिट 4 डिजिट 5 डिजिट पे आ गए। वही वही। और हम यहाँ पर जो है उस टाइम पे आई थिंक मैं तुम लोगों से मिल चुका था। आप हमसे 2010 में ही मिल चुके थे, 2010-11। 2010 में मिल चुका था। हाँ तो एक दुबई जाके एक कमी तो फील हो ही रही थी कि भाई दुबई बैठ के करें क्या। एक्चुअली हाँ, मुझे याद है कि मतलब आप जब दुबई गए थे फिर वापस जब आए तो मुझे पता नहीं क्यों कि आपकी ना मुझे और मुराद को आपकी एक आदत सी हो गई थी कि संडे को भैया आएंगे, भैया के साथ हम कहीं जाएंगे। मैं दर्शकों को बताऊं कि क्योंकि हम घर पे रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आगे पीछे आवाज आएगी, तो यहाँ बच्चे भी हैं तो इनकी आवाज को अन्यथा न लें। वैसे भी बच्चों की आवाज सुरीली होती है ना। तो मुझे लगता था कि यार भैया से ना संडे को, क्योंकि पूरा 6 दिन हमारे बहुत बोरिंग जाते थे और हम जब स्कूल में जाते थे तो हम बहुत बुली भी होते थे, तो हमें लगता था कि यार कोई ना आएगा, हमसे मिलेगा, बैठेगा, बात करेगा, हम घूमेंगे, क्या करेंगे, बहुत चीज़ें। तो मुझे भी लगा था उस टाइम पे यार भैया अब दुबई जाएंगे, अब तो भैया आने से जो है रहे। लेकिन फिर भाई मुझे ये पक्का पता चल गया था कि अब भैया जो है ठीक है, दुबई उनका आना जाना लगा रहेगा। मगर वो इस्लामिक सेंटर वाला इवेंट आपको याद होगा, जब हमने कुछ किसी दूसरे के लिए फंड रेजिंग इवेंट किया तो हमने कहा भैया क्यों ना हम कुछ अपने साथ ही स्टार्ट कर लेते। बिल्कुल बिल्कुल। तो दुबई से आने के बाद हम लोगों ने मिलकर कैंपेन फॉर डिफरेंटली एबल्ड स्टार्ट करा। और पहले ही मैं तुम लोगों के साथ मिलकर बच्चों के लिए एग्जाम लिखता था और बच्चों के लिए कुछ लोग करते रहते थे। यार कभी बच्चों के साथ होली खेल ली, हाँ ब्लाइंडफोल्ड होकर। होली तो ठीक है, वो एग्जाम वाला इंसिडेंट बताओगे? कौन सा इंसिडेंट? भैया आप ही लिख दो। हाँ, तो ऐसा भी हुआ कि मतलब मुझे हमेशा लगता था कि दृष्टिबाधित लोग जो हैं मतलब बहुत ज्यादा दुनिया को नहीं समझ पाते हैं। हाँ। पर ऐसे दृष्टिबाधित बच्चे भी मिले जिन्होंने मुझे कहा कि आप क्या हमसे सवाल का जवाब पूछ रहे हैं, आपको पता था, जवाब लिख दीजिए। तो मुझे लगा कि भाई तुम लोग क्या सीखोगे। और एक बार ऐसा भी हुआ कि दृष्टिबाधित बच्चों के एग्जाम लिखने गया तो बच्ची रोने लग गई। तो मैंने पूछा क्या हुआ, तो कहती पढ़ाया ही नहीं है, तो मैं क्या एग्जाम दूं। तो हम जाके प्रिंसिपल से भिड़ गए। प्रिंसिपल को बोला कि भाई आप जो है कि बच्ची को एग्जाम में बिठा रहे हैं, तो पता चला कि वो स्पेशल एजुकेटर है नहीं, तो ब्लैक बोर्ड पे लिख के पढ़ाया जाता है। तो अगर कोई नेत्रहीन दृष्टिबाधित कक्षा में बैठा है तो वो कैसे पढ़ेगा, वो कैसे देखेगा वो ब्लैक बोर्ड पे क्या लिखा जा रहा है। सही बात है। तो आई थिंक वो तो आज भी वैसा ही कुछ माहौल है। दृष्टिबाधित लोगों की पढ़ाई जो है वो आज भी बहुत मुश्किल है। हर चीज़ ऑडियो में अवेलेबल कराना और करना, उस पर सरकार बहुत जोर नहीं दे रही है। तो आज का पॉडकास्ट का जो राजीव ने मुझे बोला कि पॉडकास्ट करेंगे, तो उसका एक मकसद ये भी था कि हम ये मैसेज जो है पॉडकास्ट के थ्रू पहुँचाएँ कि हमें कैसे हम सारे सिस्टम का, सारे लोगों का जो ध्यान है वो डिफरेंटली एबल्ड की तरफ लेके आएँ। और जो एक सिंपैथी से एम्पैथी का जो सफ़र है जो हम तय करना चाहते हैं कि सोसाइटी सिंपैथेटिकली नहीं एम्पैथेटिकली देखे, उसके ऊपर हम रोशनी डालें। बहुत सही। तो अगर कोई हमसे जुड़ना चाहेगा तो कैसे जुड़ सकता है? मतलब हम लोगों की वेबसाइट है colorsofdarkness.com, वहाँ पर भी आप अपनी रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। और मेरा मोबाइल नंबर है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा।
वो राजीव डिस्क्रिप्शन में डाल देगा, तो आप लोग मुझे वहाँ से भी कनेक्ट कर सकते हैं मेरे साथ, और आप राजीव को भी लिख सकते हैं, तो मेरे तो बात पहुँच जाएगी। creditabletalks@gmail.com पे आप मेल लिख दीजिए, या तो jivesh@colorsofdarkness.com इस पे जो है आप मेल लिखिए। बेहतर है कि आप लोग मेल ही लिखिए, तो ताकि थोड़ा सा आसानी रहेगी सबको जवाब देने में, क्योंकि एक साथ बहुत सारे कॉल्स आ जाएंगे तो थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। खैर, ये तो हो गई जरा सी गंभीर बात। ये बताओ, आपको याद है जब हम खान मार्केट में थे और हम शायद कुछ तो जूस पी रहे थे या कुछ कर रहे थे, और आपने कहा कि वो देख सामने तेरे कौन है, तो वो हरकत याद है आपको? मुझे अच्छी तरह याद है, थोड़ा और याद दिलाओगे तो मैं फिर सेल्फी डाल पाऊंगा। सेल्फी हाँ, तो तुम लोगों ने सेल्फी ली? हाँ, वो अपने दोस्त के साथ थी। हाँ, है ना? तो मैंने उसको जाके बोला कैन आई क्लिक अ सेल्फी विद यू, वो डर गई थी बेचारी। तो हम लोग जो है, अब मुझे याद आया, हम लोग जो है, मैं, राजीव, मुराद और भी बहुत सारे बच्चों के साथ में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करता था। हाँ। तो सबसे जरूरी था, कोई भी अगर इस स्पेस में काम करना चाहता है तो सबसे जरूरी है कि आप अगर बहरे गूंगों के लिए काम कर रहे हैं, डेफ एंड म्यूट के लिए काम कर रहे हैं, या विजुअली इम्पेयर्ड के लिए काम कर रहे हैं, या ऑटिस्टिक के लिए काम कर रहे हैं, सबसे जरूरी है उनके साथ समय बिताना, उनके साथ उनकी जो रह गुजर है, रोज का जो उनका आना जाना है, घर से निकलना, घर में कैसे रहते हैं, उनकी बदमाशियां, शैतानियां, उनकी शैतानियां। जैसे ये लोग जो हैं, राजीव और इसके दोस्त जो हैं, मुझे याद है ये लोग दीवार टॉप कर मुझे कहते तो मुझे आश्चर्य नहीं होता था, और जब मैं किसी को बताता तो वो सोचता था कि नेत्रहीन रात 3 बजे कैसे खाना ऑर्डर कर लेगा, कहाँ से मंगाएगा, कैसे दीवार टॉप के बाहर जाएगा और अंदर लेके आएगा। पर ये सब सत्य था, और इसके ऊपर हम लोगों ने बहुत अवेयरनेस भी क्रिएट करने की कोशिश करी है, अभी भी कर रहे हैं। और पर ऐसा है कि वो मेरा एक शेर है, या पता नहीं क्या बोलेंगे, कि वो भी अंधा है मैं भी अंधा हूँ, वो भी अंधा है मैं भी अंधा हूँ, फर्क सिर्फ इतना है कि वो तस्वीर नहीं देख सकता, चित्र नहीं देख सकता, वो चित्र नहीं देख सकता, और मैं चरित्र नहीं देख सकता। हाँ। याद दिलाने के लिए मेरी भूलने की बहुत आदत है। हाँ। तो राजीव मेरी मदद करता है। साहिर कहते हैं कि तुम मुझे भूल भी जाओ तो यह हक है तुमको, मेरी बात और है, मैंने तो मोहब्बत की है। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। एक अभी मुझे बात करते करते एक बात याद आ रही है। हम लोग एक अवार्ड दिया करते थे, कुलवंत कुमार गुप्ता लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड उसका नाम था। मुझे याद आ रहा है वो पहला अवार्ड सेरेमनी, परवाज़ बदल जावेद अख्तर साहब भी थे, तो आंटी उस दिन आई थी अवार्ड देने के लिए सोनू को। तो सोनू को किन मापदंडों पे चूज किया गया था, लोगों को पता तो चले कि क्या क्या कर सकते हैं। तो सोनू क्या है, जरा एक बार कौन है? तो सोनू जो है मुझे मिला फरीदाबाद में। फरीदाबाद का लड़का जो फरीदाबाद से बल्लभगढ़ क्रिकेट की प्रैक्टिस करने जाता था, और वो क्रिकेट में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, तो उसकी ज़रूरतें थी, और हम लोगों को लगा कि उसके लिए हम लोग कुछ करें। तो जब हमने पापा की याद में वो अवार्ड दिया परवाज़े गज़ल में, तो यही सोच के दिया कि सोनू और आगे बढ़ेगा। सोनू को उसने क्रिकेट में काफ़ी एक्सेल किया। हाँ, वो हरियाणा से खेलता है। हाँ, तो जहाँ तक पहुँच सकता था पहुँचा, हरियाणा के लिए खेलता है, तो देश के लिए भी खेले हम तो कहते हैं, और उसके लिए उसको जो भी चाहिए हम करेंगे। क्रिकेट तो धर्म है हिंदुस्तान का, लेकिन ब्लाइंड क्रिकेट टीम इतना आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही? क्या किया जा सकता है उसके लिए? एक समाजवादी होने के नाते, है ना, एक राजनीतिक समझ रखने के नाते, और एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते, समाज सेवी होने के नाते, आपको क्या लगता है, मतलब
इसमें सबसे बड़ा कारण क्या है? अभी जैसे मैं, क्रिकेट तो है ही, अभी जैसे मैं एक स्पेशली एबल्ड बच्चा है, उसका नाम है गुनोशन। तो गुनोशन के साथ मैं काम कर रहा हूँ। तो गुनोशन टेबल टेनिस में इंडिया के लिए सिल्वर मेडल जीत के आया बर्लिन से। बाप रे। तो शर्मनाक बात है कि जितना पैसा एक ओलंपियन को मिलता है, उसका 10वां हिस्सा एक स्पेशल ओलंपियन को मिलता है। तो एक तो वहाँ कि आप उसको बराबर क्यों नहीं आंकते हैं, उसकी मेहनत नहीं है, और उसका जो परिश्रम है, जो पराक्रम है कि वो गया, उसके लिए तो और भी मुश्किल है। बिल्कुल। क्योंकि उसके पिताजी ने मुझे बताया कि वो खेलता था, सीखता था, घर के डाइनिंग टेबल पे टेबल टेनिस खेलता था, और बाद में जो है 6 महीने में या 8-10 महीने में उसको टेबल टेनिस में तैयार करके भेजा गया और वो सिल्वर मेडल लेके आया। तो यही अगर उसने 2-3 साल खेला होता तो शायद गोल्ड भी जीत जाता। तो टेबल टेनिस, उन लोगों की जो जर्नी है वो और भी मुश्किल है, और जब वो एक बार जीत जाते हैं, अगर सरकार उनको सेम लेवल पे आंकेगी तो वो और जीतेंगे। हाँ। पर अगर आप उनको बराबर नहीं आंक रहे हैं तो आप उनको डीमोटिवेट कर रहे हैं। नहीं, मगर सरकार कहाँ डीमोटिवेट कर रही है? अभी अजय कुमार रेड्डी को अर्जुन अवार्ड तो मिला है। पर ऐसे कितने रेडी हैं जो इंतजार कर रहे हैं कि सरकार उनके लिए एक प्लेग्राउंड की ही व्यवस्था कर दे। अगर एक रेडी को मिला है तो उसके पीछे 1 करोड़ रेडी खड़े हैं जो भारत के लिए मेडल लाने के लिए सक्षम है। खाली मेडल लाना ही नहीं हमारा वो है उद्देश्य है। अगर वो जाते हैं तो उनका जो प्रोत्साहन होता है, उनको जो मोटिवेशन मिलती है, और वो और कितने ऐसे अपने जैसे को मोटिवेट करते हैं, वो जो जर्नी है उस जर्नी को हमें तय करना है कि हम आज जो है एक रेडी को अवार्ड दें तो उसके पीछे हम 1 लाख रेडी को हम मोटिवेट करें, वो भी खेले, और उसके पीछे 1 करोड़ और जो हैं वो उनसे प्रोत्साहन लें, और वो भी जो भी कर रहे हैं उसमें जो है अपने आप को अव्वल स्थान पर लाके खड़ा करें। बहुत सही। ये तो हो गई आपके काम और ये सारी चीज़ों की बात हो गई। एक सामाजिक कार्यकर्ता का, एक समाज सेवी का, उसके साथ मतलब मुझे लगता है कि क्योंकि ठीक है पैसा तो कमा ही रहे हैं, पर एक्सपेक्टेशन सबकी बहुत होती है। मैं सौरभ भैया का पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहा था तो मेरे मन में एक सवाल आया था कि अब तो उन्होंने जो है जहाँ पे वो काम करते थे ना, तो उन्होंने छोड़ दिया, अपना रेड माइक स्टार्ट किया, तो वो किस तरह से चला रहे होंगे, मगर मैं पूछ नहीं पाया। तो एक जो एक सोशल एक्टिविस्ट है जो फुल टाइम इसी को दे रहा है ना, आप भी फुल टाइम दे रहे हैं मगर आपका अपना थोड़ा बिजनेस है, लेकिन एक फुल टाइम सोशल एक्टिविस्ट के घर में किस तरह की परेशानियां आ सकती है और वो कैसे ठीक किया जा सकता है, उसको क्या 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 चैलेंजेस हैं, कैसे उससे कोप अप करें? एक सोशल एक्टिविस्ट की जो जिंदगी है ना, वो कहा जाता था कि सोशल एक्टिविस्ट अगर बनना है तो शादी मत करना। हाँ, क्योंकि सोशल एक्टिविस्ट पैसा कहाँ से लाएगा, अपने धर्मपत्नी का ख्याल कैसे रखेगा, और अपने बच्चों को कैसे पालेगा, वो एक बहुत ही बड़ी स्ट्रगल है। क्योंकि हमने अपने परिवार में ही देखा कि पापा सारी जिंदगी सोशल इश्यूज पे लड़ते रहे, पर हमारे घर में हमारी माता जी थी जो एक फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में बैंक के साथ थी, तो उन्होंने पापा के साथ मिलकर घर को चलाया। पर आगे जो है हम जैसे जैसे अब नई जनरेशन आई, उसमें जो है जो तालमेल है धर्मपत्नी और पति का, वो कई बार उतना नहीं बैठ पाता है। और अगर उतना नहीं बैठता है तो पहले तो कहते थे कि माँ बेटी त्याग का रूप है, पर अब हर कोई उतना त्याग और उतना समर्पित नहीं है। उसके और भी कारण है, मैं किसी को पर्सनली ब्लेम नहीं करना चाहता हूँ। तो उससे क्या होता है कि आप जो है, आपको पैसा भी कमाना है, आपको झंडा भी उठाना है, आपको आवाज भी बुलंद करनी है, आपको ये भी डर है कि आपको ऐसा ना बोल जाए कि आपको जेल में डाल दिया जाए। सही बात है। तो अगर आप जेल चले जाएंगे तो पीछे से कौन देखेगा? सही बात है। तो सारे सवालों के साथ जो आपके दिमाग में है, आप एक उधेड़ बुन में रहते हैं हमेशा। पर जो आप समाज में होते हुए देखते हैं, आप उसके खिलाफ आवाज उठाने से भी नहीं बाज आते। सही बात है। ये तो
जिंदगी मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं है। नामुमकिन बिल्कुल भी नहीं। और अगर परिवार को समझाया जाए और सबको धीरे 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 जो है उसी कॉन्फिडेंस में लिया जाए, उसी लेवल पे लाया जाए कि हाँ आप भी अपने आप को जो है थोड़ा सा लिमिटेड रिसोर्सेज में रहने की कोशिश करेंगे तो सीखने को ही मिलेगा। खाली ये नहीं कि आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ, मुझे सपोर्ट करो और एक टाइम खाना मत खाओ या ये चीज मत खरीदो पर अगर 4 बार खरीदते हो तो 3 बार खरीद लो, 1 बार मत खरीदो। एक बार मना कर दो कि नहीं हम नहीं खरीदेंगे क्योंकि घर में हमें पता है कि थोड़े से लिमिटेशंस हैं। तो उससे जो है जो समाज है, आज जैसे मैं एनवायरनमेंट की लड़ाई लड़ रहा हूँ तो एनवायरनमेंट की लड़ाई में मैं अपने बेटे को, अभी तो 5 साल का है, पर मैं उसको बताता हूँ कि हम क्या कर रहे हैं तो धीरे धीरे समझता है और अमीरी को समझता है, गरीबी को समझता है, गंदी हवा को समझता है, साफ पानी को समझता है, गंदे पानी को समझता है और उस हवा से उसको क्या हो सकता है वो समझता है। तो बच्चों को समझाना बहुत जरूरी है कि अगर उसके पिताजी या उसके घर में उसकी माता जी या उसकी दादी या कोई भी उसका चाचा, कोई भी घर में उसका रिश्तेदार दोस्त भी अगर कोई लड़ाई लड़ रहा है तो अपने लिए नहीं लड़ रहा है, वो समाज के लिए लड़ रहा है। पूरे और इन्वायरमेंट की लड़ाई तो लड़ी ही अगली जनरेशन के लिए ली जा रही है। आज मैं 42 साल का हूँ, या राजी आपकी भी उम्र 30 साल होगी। नहीं है 27-28 साल हो गई है। तो हम लोगों की तो जैसे कहते हैं 1/4 जिंदगी या आधी जिंदगी निकल गई पर आज मेरा बेटा 5 साल का है। हाँ। तो अब लड़ाई उसके लिए लड़ी जा रही है। हाँ। तो अगर वो इस बात को समझ लेगा तो ये भी समझ लेगा कि हाँ मतलब पिताजी अगर लड़ाई लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं काम से कॉम्प्रोमाइज होता है, तो कहीं ना कहीं इनकम नीचे आ जाती है तो मेरे खर्चे पे फर्क पड़ेगा और मेरे खर्चे की लिमिटेशन आएगी। तो उस लिमिटेशन को समझूंगा तो पिताजी कर पाएंगे तो हो सकता है कल को हवा साफ होने की संभावना थोड़ी सी बढ़ जाएगी। अच्छा, तो आप एक साहित्यकार भी हो ऐसा मैं मानता हूं, क्योंकि मंजरे आम पर आप मेरे हाथ जुड़े हुए हैं क्योंकि मंजरे आम पर आपकी 1 या 2 किताब आ चुकी। कितनी? 2 किताब आ चुकी है। आपकी किताब पर चर्चा कभी और जब समीक्षा करेंगे किताब की तब चर्चा करेंगे। आजकल क्या पढ़ रहे हो? आजकल मैं जो है चंद्रशेखर जी की जेल डायरी पढ़ रहा हूँ। बहुत बढ़िया यार, एक हमको भी दे देना। बिल्कुल। हाँ, मेरे पास हैं 2 कॉपी। बहुत सही, एक हमको भी चाहिए। तो मेरा जो है, मैं पिछले कई महीनों से, सालों से अपने पिताजी को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ऐसा लगता है कि जब कोई इंसान जीवित होता है तो उनको हम लोग समय नहीं दे पाते और उनको समझने का हमारे में उतनी समझ नहीं होती कि उनको समझ पाए। तो इसलिए जो है चंद्रशेखर जी की जेल डायरी में मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा। हम अंकल की बहुत बात कर रहे हैं। मैंने अगर किसी समाजवादी को, सही समाजवादी को देखा है, मैंने ओशो की किताब भी पढ़ी है, समाजवाद से सावधान। तो ओशो जिस समाजवाद की बात करते हैं ना, जिस समाजवाद से सावधान रहने की बात करते हैं, उससे बिल्कुल उलट थे अंकल को ओशो की किताब में जो समाजवाद को उद्धृत किया गया वो नहीं समझना, बल्कि जो समाजवाद है जिसको ओशो भी अप्रिशिएट करते हैं, उस समाजवाद को समझिएगा कि वो दिखावा नहीं करते थे। मैं खुद भैया के साथ गया हूं अंकल के कॉल पे कि भाई गायों को जो है कुछ रोटी देनी है, कुछ खाना देना है, किसी गौशाले में मैं खुद गया हूं भैया के साथ। तो अंकल ऐसे समाजवादी आदमी थे। तो समझने की तो बहुत जरूरत है अंकल जैसे लोगों को, आजकल लोगों को समझने की तो बहुत जरूरत है, क्योंकि आप अगर हम देखेंगे पर दंगे करवा देते हैं, आप बोल के लब आजाद है तेरे को हटवा देते हैं, तो फिर आपको अंकल जैसे लोगों को समझने की सख्त जरूरत है। सॉरी इंटरप्ट मैंने किया, क्योंकि मुझे लगा कि ये बात रोक के समझाना बहुत जरूरी है। तो चंद्रशेखर जी पिताजी के गुरु रहे, तो उनकी जो जेल डायरी है वो उनकी पूरी एक तरीके की जीवनी है। उन्होंने जेल में रहकर जो भी लिखा और जो वो सोचते रहे, उससे बहुत कुछ सीखने के लिए भी है। मतलब वो जेल डायरी आज से 100 साल बाद भी पढ़ी जाएगी, अगर 1000 साल बाद भी पढ़ी जाएगी, तब भी उसका मीनिंग जो है उसमें सीखने के लिए और ज्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। बिल्कुल।
तो मैं उसे पढ़ रहा हूँ, उसमें कहीं ना कहीं पिताजी की परछाई देखता हूँ, क्योंकि सेम उसी समय में पिताजी भी जेल में थे। पिताजी जी तो नहीं लिखते थे, तो चंद्रशेखर जी लिखते थे। तो उनको पढ़कर मतलब मैं उस जीवन को जीने की कोशिश कर रहा हूँ। अंकल चिट्ठियां लिखते थे? मैं चिट्ठियाँ भी नहीं लिखते थे, शायद होगी कोई ना कोई चिट्ठी, बट मैंने नहीं देखी। अगर मेरी दादी तो नहीं रही, अगर वो होती तो मैं अपने सवाल का जवाब जरूर देता। पर आप कभी उनकी ऑटोबायोग्राफी लिखने का कभी कोई प्लान? ऑटोबायोग्राफी तो नहीं, पर हम लोगों ने अभी उनकी याद में 10 साल उनको हो गए थे गए हुए। हम लोगों ने 10 दिसंबर 2023 को एक कार्यक्रम किया, इसमें उनके दोस्तों को इकट्ठा किया। तो वहाँ पर हम लोगों ने उनके ऊपर एक एग्जीबिशन भी करी। उनका एक जेल का चरखा था, वो दिखाया, और तस्वीरों का एक ताना बाना बनाकर कोलाज खुद चलाया वहाँ पर वीडियो में, और वहाँ कोलाज भी बनाया, कोलाज बना के बाहर लगाया, और पूरा उनके बचपन से लेके उनके दुनिया छोड़ने तक उनका जो जीवन व्यापन रहा उसके ऊपर लिखा और वहाँ पर लगाया। तो उनके दोस्तों के आंखों में पानी भर आया, जो भी वहाँ आया उनको, और उनसे हमें जानने को मिला 10 साल बाद उनके जाने के, कि पिताजी क्या इंसान थे। मतलब ऐसा हुआ कि वो एक साइकिल यात्रा पे गए थे बोफोर्स के खिलाफ। एन राम ने जब लिखा था, मेरे ख्याल ये बात रहेगी जब वीपी सिंह जब है पूरे देश में घूम घूम के बोफोर्स के खिलाफ, मतलब जो बोफोर्स, हाँ है ना, वही वाली बात कर रहे हैं आप। अभी की बात है। और उस टाइम पे साइकिल यात्री अभी जब हमने कार्यक्रम किया उसमें आए, और किसी ने तो ये कह डाला कि 42 साल पहले जब यात्रा हुई थी, तो 42 से 32 साल, मतलब 30-40 साल पहले, तो कुलवंत जी ने कहा था कि आप हमें जो है एक ट्रॉफी देंगे। तो वो ट्रॉफी में आज तक नहीं मिली। तो एक और दोस्त थे जो कैप्टन विक्रम सिंह नाम है उनका, तो वो साइकिल यात्रा को लीड कर रहे थे पापा के साथ। तो उन्होंने बोल डाला कि वही ट्रॉफी दी जाएगी, और शायद इस साल हम एक कार्यक्रम करेंगे जिसमें कि हम सब उन साइकिल यात्री जो अभी जीवित हैं उनको बुलाएंगे और ट्रॉफी देंगे। बहुत बढ़िया, सही है। तो मेरे को रोजगार मिल गया है, मैं उस प्रोग्राम को होस्ट कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया। तुझसे भी दिल फरेब है गम रोजगार के, दोनों जहान तेरी मोहब्बत में हार के, वो जा रहा है कोई शबे गम गुजार के। वाह 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 वाह। तो ये फैज कहते हैं। तो बेहतर है, और ऐसे ही लगे रहिए। बहुत सारी शुभकामनाएं, और हम दोनों को बहुत सारी शुभकामनाएं एक्चुअली। बिल्कुल बिल्कुल, तो आपको भी और मुझे भी, इस वादे के साथ कि हम बदकही का जो एपिसोड है वो हम ऐसे लाते रहेंगे, और लोगों के साथ भी, और भैया के साथ दूसरी बार भी बैठना है, ये मैं वादा करता हूँ आप लोगों से, क्योंकि अभी बहुत सारे पक्ष रह गए हैं जिन पर तफसील से बात करनी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, क्योंकि वक्त की पाबंदी है। तो हम विराम देते हैं आज की बदकही को। मेरा नाम राजीव साहिर है। आप क्रेडिबल टॉक्स की प्रस्तुति बदकही का दूसरा एपिसोड देख और सुन रहे थे। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट करना मत भूलिएगा। हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे जाइए क्रेडिबल टॉक्स, और उसको भी फॉलो कीजिए। मैं कैंपेन फॉर डिफरेंटली एबल्ड के जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं या कलर्स ऑफ डार्कनेस के सब डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप सुन रहे थे बदकही, मेरा नाम राजीव साहिर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव, शुक्रिया।